हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं आगे। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है किसका, 12th क्लास वाला ही। नाम दिख रहा है सामने, एटम। एटम है, आइटम नहीं है। सही है? तो दिमाग पे अपना सिंपल सा एक ही जगह पे फोकस करो। छोटा सा चैप्टर है और अच्छी बात ये भी है कि इसका मैक्सिमम पार्ट 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। हाँ, बस डिफरेंस ये है, यहाँ पर थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरिजन में केमिस्ट्री से थोड़े से ज़्यादा हाई क्लास वाले बन जाते हैं। सही है? अब कहानियाँ हैं इसमें बहुत सारी, पहले तो दुनिया भर की कहानियाँ हैं, कहानियाँ सुन लेते हैं पहले बहुत सारी अपन, फिर चलते हैं आगे किसके ऊपर, मेन जो बातें होगी उसके ऊपर। तो आपको मालूम ही है एटम को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। हिंदी वाली क्लास तो हो चुकी है। अब इसी के अंदर अपन जानते ही हैं कि जो एटम है, इस एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पे अपनी अलग अलग कहानियाँ सुना रखी हैं। उनमें से सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, कहानी है केवल शुरू की, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन ये ठीक है, अब वो याद तो करना ही पड़ेगा उनको। वो अपने जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोल्टन। तो इनिशियली जो आता है वो आता है अपने पास में डोल्टन प्रिंसिपल। ये आज की नहीं, आज के लगभग बहुत सालों पहले की बातें हैं, जब इंसान जानते नहीं थे कि इंडिया में खासकर कि रहना कैसे हैं, उस ज़माने की बातें हैं। अब उन्होंने अपनी जो थ्योरीज दी उस ज़माने के अंदर, डोल्टन ने, उन थ्योरीज में सबसे पहली जो चीज़ थी, आप सबने पढ़ी हुई है कई बार, कि दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं वो किससे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से क्या है, बने हुए हैं। सही बात है? और उन पार्टिकल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, अपन एटम से। सही है? मतलब क्या हो गया आपका, एवरी मैटर मेड ऑफ किससे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज नोन एज अ एटम। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। अपनी जो बातें उसके दिमाग में आई उस जमाने के हिसाब से उसने बताया, जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रखा हो, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी आप चले जाइए, सारे जितने भी मैटर्स हैं वो केवल स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया क्या, एटम। सही है? यानी कि एक तरह से कहा जाए एटम तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि डोल्टन ने बताया तभी एटम है, एटम तो पहले भी था नेचर के अंदर, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो नाम दे दिया, इसको अपन किस नाम से जानेंगे, अपन एटम के नाम से जानेंगे। वो चीज़ किसने दी, डोल्टन ने। यानी कि एक तरह कहा जाए डोल्टन के जो पापा हैं उनका नाम क्या है अपने पास में, डोल्टन। बस इसी की याद में इसको क्या करते हैं अपन, बीच बीच में ले आते हैं यहाँ पर। बाकी इसका कोई ऐसा खास बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो इसकी थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट था वो यही था, एवरी मैटर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ नोन एज अ एटम। सेकेंड नंबर जो थी इसकी बातें, जो इसने बताया अपनी जो थ्योरीज दी उसके अंदर, सेकेंड नंबर ये था कि जो भी आपका एटम है उस एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। जो उसने बताया, मैंने नहीं, उसके रेस्पेक्ट में अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, उस ज़माने की जो बातें हैं सारी इनकी गलत थी, आज भले ही सही हो, सॉरी, उस ज़माने में सही थी, आज भले ही गलत हो, एक अलग मैटर हो गया, लेकिन उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो सेकंड जो थ्योरी इन्होंने बताई, अपने उन एक्सपेरिमेंट जो भी किया होगा उस ज़माने के अंदर, उन्होंने क्या बता रखी है कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। यानी एटम एक तरह से क्या है, अनब्रेकेबल है। सही है? ये उसकी सेकंड नंबर जो थी थ्योरी का पॉइंट हो गया। थर्ड नंबर जो थ्योरी थी, मतलब इसी के अंदर थर्ड नंबर पॉइंट है अपना, लिखो वहाँ कॉपी के अंदर आराम से। थर्ड नंबर पॉइंट अपने पास में है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी एटम आपका इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। सही है? आई बात समझ में? जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एटम आपका जो इलेक्ट्रिकली है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ये इसकी थ्योरी की मेन 3 पॉइंट्स थे, होने में बहुत सारे और भी हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स हैं जो जनरली अपने काम आते हैं। फर्स्ट हम बता ही दिया, जितने भी मैटर्स हैं
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स को नाम इसने क्या दे दिया, एटम दे दिया। सेकंड नंबर, एटम अनब्रेकेबल है, तोड़ नहीं सकते उसको आप। थर्ड नंबर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 3 पॉइंट्स हो गए इसके जो रिमेंबर रखने हैं केवल, बाकी कोई काम की बात नहीं है इसलिए। सही है। अब ये इसकी 3 जो थी थ्योरी के 3 पॉइंट्स हो गए। फिर उस ज़माने के हिसाब जब रिसर्च आगे बढ़ी लोगों में थोड़ा दिमाग आया कि नहीं यार जो उसने कहा है सही भी है या गलत भी है। तो एक्सपेरिमेंट्स हुए तो लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए, तो फिर इनकी कमियां भी सामने आई, धीरे धीरे करके बहुत सारी कमियां आई। उसमें से अपन फर्स्ट नंबर पे अगर कंसिडर करें, ये लगभग सबकी है जो अपन बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज आप एटम के बारे में लगभग सब चीज़ जानते हो आज की डेट में। तो आप जो भी जानते हो वो सब कमियां हैं उस ज़माने में। सही है, लिमिटेशन भी कह सकते हो, जो भी आपकी इच्छा के ऊपर है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बातें करें तो आज अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किस तरह से अरेंज रहते हैं, सबको पता है। फर्स्ट नंबर ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड नंबर जाते हैं, सबको पता होगा 8, फिर आगे चलती रहती कहानी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ भी लिख दो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है वहाँ पर। आज की डेट में जो भी जानते हैं अपन सब जानते हैं, ये तो एक कॉमन है, ये सबकी कमी है। फर्स्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। सेकंड नंबर जो ये भी सबकी कमी है, कौन सेकंड नंबर क्या है अपनी यहाँ पर, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। मतलब ये है कि जो एटम का स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे स्पेक्ट्रम, इसको अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे अभी कि इस स्पेक्ट्रम का जो मीनिंग है ये क्या है, अपने पास में होता क्या है स्पेक्ट्रम। नाम तो अजीब सा ही लगता है स्पेक्ट्रम। तो कोई सी भी 2 डीमेरिट्स आपको याद रखनी है, एक दिमाग में आइडिया रखना है, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी है। फर्स्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड नंबर अपने पास में क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जो ये नहीं एक्सप्लेन कर सके। तो ये थी अपनी किसकी, जो डोल्टन है उस डोल्टन की थ्योरी है। थ्योरी थी, फेमस है, क्योंकि पापा हैं बेचारे किसके, एटम के। तो रिमेंबर तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो अपने याद तो करना ही पड़ता है भाई। बन नहीं करते क्या, जो कहीं पूजा पाठ करते हैं तो पहले पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे ही इन पूर्वजों को याद कर रहे हैं शुरुआत से पहले, और कुछ भी नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में और जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स में नहीं है केमिस्ट्री में है, डिस्चार्ज ट्यूब। अब फिजिक्स में नहीं है, पहले हुआ करती थी, अभी प्रेजेंट टाइम पे केमिस्ट्री में है। तो डिस्चार्ज ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपन को यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में है भी नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में बता दिया, हाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उस ज़माने में। तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं था। आपने देखा होगा डिस्चार्ज ट्यूब, सबने देखी हुई है आपके घरों में। उस डिस्चार्ज ट्यूब का मॉडिफाइड वर्जन प्रेजेंट है आज की डेट में, ट्यूब लाइट। सबको पता है ट्यूब लाइट से आपकी जो लाइट है वो इमिट होती है। तो उस ज़माने में ऐसे ही सिलेंड्रिकल आपके पास में क्या ग्लास ट्यूब हुआ करती थी, उसमें एक्सपेरिमेंट किए। और जब एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, उन ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ा कि एटम में कुछ और कहानी भी होती है, जब हुई तब। सही है। तो उसके बाद में जो आपके रिजल्ट जो आए और जो थ्योरीज दी, वो किसने दी, फिर थॉमसन ने आपको थ्योरी दी। तो सेकंड नंबर जो एटम के बारे में जो मॉडल आता है वो आता है अपने पास में थॉमसन मॉडल। हाँ, नाम ही बड़े बड़े खराब से हैं। चलो, अब इस थॉमसन मॉडल की क्या खास बातें रही, इन भाई साहब ने भी सिर्फ तुक्के मारे अपने बैठे बैठे। सिर्फ एक बात ये क्या कर गए, अपनी सही बता गए बस, और कुछ भी ऐसा कोई महान काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट नंबर जो इनकी थ्योरी था उसका जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो ये है कि एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है। ये इनका पॉइंट था जो उन्होंने डिस्कवरी करी। इसके पहले भी था तो स्फेरिकल शेप में, लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एटम की जो शेप होती है ये कैसी होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। और उस स्फेरिकल शेप के अंदर, जैसे ये बना दिया अपने सिंपल सा एक डायग्राम सा बना दिया, ये अपनी एक स्फेरिकल सी क्या बना दी अपने, एक शेप बना दी। इस स्फेरिकल शेप में जो भी एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज, उस ज़माने में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनकी खोजें नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनसे तो कोई मतलब बचा ही नहीं। तो उस ज़माने में केवल लोग यही जानते थे कि एटम के अंदर क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पता ही नहीं था कि वहाँ पे कुछ चीज़ और भी होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस स्फेयर के अंदर
यूनिफॉर्मली क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, मेरे से नहीं, सही है। तो पूरा पूरा यानी आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा बोर्ड का, इस सारा का सारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सही है। ये इनकी थ्योरी का फर्स्ट नंबर पॉइंट था, सही बात है। सेकंड पॉइंट जो बोला इन्होंने कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज में कहीं भी इधर उधर उधर जहाँ आपकी मर्जी में आती है वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं। तो जो वाइट वाइट सा आपको दिख रहा है यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो डॉट 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 से लगा रखे हैं अपन ने, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन, बस इतना सा काम करा है इसने। तो ये काम तो हम ही करते थे उस जमाने में, होते तो बिल्कुल कर देते, लेकिन अपन थे ही नहीं, क्योंकि पापा ही नहीं थे उस जमाने, तो अपन कहाँ से आएंगे, सही है ना। केवल नाम दिया कि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाम भी बड़ा अजीब सा दिया, कोई ढंग का ही नाम दे देता, सही बात है यार, इलेक्ट्रॉन, सही है। तो एक कॉमन सेंस का एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए, मजाक वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, आप अपने जैसे मोबाइल के अंदर किसी भी अकाउंट बनाते हो, कोई सा भी, उस अकाउंट में कोई पासवर्ड बनाते हो, लिखते हो ना पासवर्ड, तो जनरली जो आपके पासवर्ड्स होते हैं, जनरली जो आपके पासवर्ड्स होते हैं वो पासवर्ड किस के होते हैं, समझ लो थोड़ा सा। हाँ, यही तो खास बात है, सबसे बड़ी नहीं होती। आप जब अपना पासवर्ड बना रहे होते हो तो पासवर्ड में नाम किसका होता है, बताने की जरूरत है मुझे, समझ जाओ सब अपने आप ही। अपने आसपास किसी तरह सा कोई फोर्स काम कर रहा होता है, उसी का पासवर्ड होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, या उसकी कोई ऐसी कॉमन चीज़ का मोबाइल नंबर रखोगे, बिल्कुल कॉमन बातें हैं, पहले तो नाम ही रखते हैं अपन, वही चीज़ यहाँ पर है। हो सकता है बेचारे कि उस जमाने में इनकी गर्लफ्रेंड का नाम इलेक्ट्रॉन हो तो रख दिया हो, पता नहीं, तो वही जाने उस जमाने में क्या हुआ, मुझे क्या पता। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जनरली कोई भी चीज़ का नाम जब अपन रखते हैं तो जनरली अपने आसपास के लोग जिनको अपन ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा करते हैं। तो मे बी पॉसिबल उस जमाने के हिसाब से क्या रखा, सही है। तो ये इसकी दो हंसी मजाक की बातें थी, केवल दो बातें थी अपनी, कौन सी वाली, फर्स्ट नंबर, पूरा जो एटम है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और स्फेरिकल होने के साथ साथ क्या खास बात होती है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली उस स्फेयर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, उस एटम के अंदर, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे भी पड़े होते हैं, मतलब पड़े रहते हैं, कोई घूमते नहीं है उस जमाने के हिसाब से। ये इसका सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर थ्योरी थी। और उस सेकंड नंबर में इसका जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसका नाम इसने क्या दे दिया, बेचारे ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नाम दे दिया, केवल नाम, और कुछ भी नहीं करा, केवल नाम दिया है कि हाँ बेटा इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बस काम खत्म। इसलिए फेमस है तब से लेके आज तक, कौन, थॉमसन। इसके अलावा बहुत सारे काम किए, ये पहले भाई साहब थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को नचाया, वो सब बात की हैं, अभी की नहीं है, सही है। ये सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर बात उन्होंने भी वही कही कि आपका जो एटम है वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम आपका कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट अपने पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में 1000 के ऊपर 700 ही हैं, 300 तो बेचारे बेकार हैं। अगर आप समझ आ रहे हो सब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि अमाउंट ही अलग अलग हो गया पुराने क्रम में। ये इसकी थ्योरी के 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट नंबर, स्फेरिकल शेप, सारा आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर, स्फेयर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, पड़े रहेंगे कहीं पे भी, नेगेटिव चार्ज नाम दिया इन्होंने। थर्ड नंबर क्या हो गया अपने पास में, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये इनकी कहानियाँ थी, अपन ने याद कर ली, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बात। तो इनकी भी डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशंस हैं, तो वही है इनकी भी, ठीक है। उस जमाने में इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं, आज से खा खा के पड़े रहते हैं बस मजे से। लेकिन आज अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब पता है अपन को आज। तो आज की बातें जो है सब कमियां हो गई इनकी। तो फर्स्ट नंबर वही जो अपन ने बोली किसके अंदर, थॉमसन के अंदर, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे।
मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कैसे रहेंगे उनके बारे में ये कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इनको तो कहा पड़े रहते हैं मस्त रहो तुम बस। सेकंड बात जो भी थोड़ी देर पहले कही, कौन सी कही, स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इनसे भी पूछा गया कि बताइए एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करो, ये कैसे कहाँ से होता है, तो इनके बस की नहीं रही। ये लगभग सबकी कमी है। कौन सी वाली? स्पेक्ट्रम की कमी। सर स्पेक्ट्रम बोले जा रहे हो, होता क्या है स्पेक्ट्रम, पहले तो समझाओ। अब बातें करते हैं अपन किसके ऊपर? स्पेक्ट्रम के ऊपर। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्पेक्ट्रम जो अपन यूँ सोचेंगे हाँ बहुत कंफ्यूज हो गए। बहुत सिंपल सी वर्ड है स्पेक्ट्रम। कॉमन वर्ड में आते हैं, ये तो अपना फिजिक्स वाला टर्म हो गई स्पेक्ट्रम। बेसिकली आपका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? सोचो, सुना भी होगा। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी मैटर इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। क्या बोला मैंने? इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी मैटर नॉन एज अ स्पेक्ट्रम। अभी के हिसाब से अपन जो बातें हैं, फिर बातें तो आगे चलेगी तो डिटेल में जाएंगे, अभी समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ मीनिंग क्या है किसका? स्पेक्ट्रम का। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, घर के अंदर कोई बर्तन होता है, उस बर्तन को क्या करते हैं? रख देते हैं पहले कहीं पर भी। तो अपन जानते ही हैं एटम से ही बना हुआ है बर्तन भी। बर्तन क्या हर चीज़ एटम से बनी है? मैं भी किससे बना हुआ? एटम से। तो होगा क्या, जब आप उसको गर्म करोगे, हीट दोगे, तो क्या होता है? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी की एब्जॉर्ब जो करा वो बर्तन थोड़ा ना किया, एटम ने किया है। तो फिर जब आप उस बर्तन को हटा देते हो और रख देते हो कहीं ठंडा होने के लिए, तो वही बर्तन आपका धीरे धीरे क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है। तो बर्तन ने थोड़ा ना एनर्जी इमिट करी यार, किसने करी है? एटम्स ने करी है। तो एटम की प्रॉपर्टी है ये, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को रिलीज करना। देखा होगा आपने सब जगह पे, अपने आसपास कहीं पे भी दिन भर आपकी जब धूप आती है तो दिन भर आपके घर की खिड़कियां, दरवाजे, ऊपर सब चीज़ें, ये सब क्या करती है? एटम से बनी है। एटम क्या करते हैं? दिन भर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये शाम होने के बाद में क्या करते हैं? उसी एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये एनर्जी का एब्जॉर्बेशन और एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है, सही है, इसी को ही एक तरह से अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसका? एटम का। अभी कई तरह के होते हैं होने में, तो अभी शॉर्ट में जो अपने काम आ रहे हैं उन्हीं की अपन बातें कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो ये स्पेक्ट्रम है, इमिशन। जैसे ही वर्ड बोला जाए स्पेक्ट्रम दिमाग में आना चाहिए कौन सी चीज़? इमिशन, या अपने पास में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। सही है, चलो अब आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने क्या कहा? ये कई तरह के होते हैं। वे एनर्जी का इमिशन एब्जॉर्प्शन तो है, तो कई तरह से हो सकता है। तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, क्या क्या कंडीशन है, कैसे आप कर रहे हो, वो सब अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो वर्ड यहाँ काम में आएंगे उन पे अपन फोकस करते हैं पहले। अपने यहाँ पे एक वर्ड आएगा फर्स्ट नंबर पे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम। नाम ही है, फर्स्ट नंबर है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और सेकंड नंबर है अपने पास में लाइन स्पेक्ट्रम। वर्डिंग बहुत आती है। चलो पहले इनके ऊपर डिफरेंस समझते हैं। कंटिन्यूस, नाम से मालूम पड़ रहा होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हिंदी में कहते हैं लगातार या सतत। मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरह से। लिमिट पढ़ते हैं अपन, कंटिन्यूटी भी पढ़ते हैं, ग्राफ का ब्रेक होने का जो पार्ट होता है वो देखते ही वहाँ होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कंटिन्यूस एनर्जी का इमिशन करे या एब्जॉर्प्शन करे तो वो क्या हो गया? कंटिन्यूस। फालतू बात है, ये एक समझाने के हिसाब से हाँ बोल दिया डेफिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सुनो ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी का इमिशन कर रहा है और एनर्जी का अगर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और वो एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऐसा हो रहा है कि उसमें इमिट एनर्जी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे मान लो किसी भी बर्तन से आपकी फर्स्ट नंबर एनर्जी इमिट हुई, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 4, नेक्स्ट वैल्यू इमिट हुई उसकी वैल्यू है कितनी? 4.0001। ये अप्रोक्सीमेट क्या हो गई? सेम हो गई। तो अगर आप उस एनर्जी की वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अलग अलग है कि एक जैसे ही हैं, मतलब आपको सारी वैल्यूज ऐसी दिखेंगी बिल्कुल अप्रोक्सीमेट इक्वल, तो उस कंडीशन में जो आपका इमिशन ऑफ एनर्जी है उसको क्या कहा जाएगा? वहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं अपन। लेकिन अगर किसी तरह से उस इमिट होने वाली जो एनर्जी है या एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सको, तो फिर क्या कहा जाएगा? उसे लाइन स्पेक्ट्रम। अभी समझाने से बता रहा हूँ मैं। हाँ लाइन, हाँ पहचान सकते हैं अपन। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी सभी क्लास होती है अपनी, अभी तो बंद है वो एक अलग बात है, लेकिन जब क्लासेस होती हैं तो क्लास में 50-60 जितने बच्चे होते हैं
फॉर एग्जांपल 50 बच्चे होते हैं अपने पास, तो कहाँ से 50 बच्चे तो होते थे, आजकल तो 0 हैं। अब 50 बच्चे अगर मान लो बाई चांस होता, ऐसा होता नहीं है, सारे एक ही जैसे शक्ल के होते हैं, बिल्कुल एक जैसे एक जैसे एक जैसे। अब मैं क्लास में जाके अगर सबको पहचानने की कोशिश करूं कि ये भाई साहब वो हैं, ये भाई साहब वो हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा संकट हो गया। क्यों? मैं किसी को पहचान नहीं सकता कि सबकी शक्लें कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। तो उस कंडीशन में इमिशन जो कहा जाएगा, जो भी है स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, वो उस क्लास का कैसा कहा जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर को देख के नहीं पहचान सकता कि ये कौन से हैं। सही बात है ना, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की जो अपनी क्लास होती है उसमें क्या खास बात होती है कि क्लास में जितने बच्चे होते हैं सबको मैं, ठीक है, नाम नहीं मालूम है लेकिन हाँ ये पहचान सकते हैं कि हाँ ये वो है, ये वो है। अपन पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी, यानी पहचान सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपनी जो क्लास है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहा जाएगा, एक तरह से क्या कहा जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब आप पहचान सको तो कंटिन्यूस है, सॉरी उल्टा बोल गया, पहचान सको तो क्या हो गया, लाइन हो गया एक तरह से, और नहीं पहचान पा रहे हो वहाँ पर एनर्जी के एमिशन को, एब्जॉर्प्शन को, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस। नहीं पहचान पाए। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, लाइट, ट्यूबलाइट से या बल्ब से अपन जानते हैं वाइट लाइट क्या होती है, इमिट होती है। अब ये बात सबको पता है कि इस वाइट लाइट के अंदर इमिशन ही हो रहा है यहाँ पे भी। अभी जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, उन ट्यूबलाइट से जो एनर्जी इमिट होती है, तो ये एनर्जी इमिट होना अपनी लैंग्वेज होगी, अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूबलाइट। सही बात है ना। तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या खास बात है कि इसके अंदर सबको पता है कि 7 कलर्स होते हैं। अब यहाँ तो है नहीं मेरे पास, 7 कलर्स होते हैं। क्या आप अपनी आंखों से पहचान सकते हो क्या, ओपन आइज से नहीं पहचान सकते। तो क्या कहा जाएगा उस केस में भाई कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा उसको अभी अपनी आंखों से। सही। लेकिन अगर इसी लाइट को किसी एक ऐसे मीडियम से अपन पास करें, पढ़ा होगा कई बार, प्रिज्म वगैरह से पास करें, तो जो 7 कलर्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो उन 7 कलर्स को अपन बड़े आराम से पहचान सकते हैं अपनी आंखों से। हाँ भाई ये वो कलर है, ये वाला ये कलर है। सही है ना। तो उस कंडीशन में स्पेक्ट्रम को अपन क्या नाम दे देंगे, फिर लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। समझे। तो छोटी सी कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। अगर आप पहचान सकते हो तो लाइन बोल दीजिए, नहीं पहचान पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। सही है। चलो, ये स्पेक्ट्रम। अब दिमाग में नहीं आना चाहिए कंफ्यूजन, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है। स्पेक्ट्रम मीन्स इमिशन और एब्जॉर्प्शन। अरे कोई मरता भी है ना अपने यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा कई जगह पर कि एनर्जी बॉडी से 21 ग्राम वेट कम हो जाता है। उस 21 ग्राम जिसको अपन कहते हैं आत्मा, सोल जो भी कहते हैं भाई यहाँ पर, तो वो गई कहीं भी नहीं है। एनर्जी आपके आसपास के मीडियम में रहती है। वो एनर्जी आसपास के मीडियम के जो एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत चली गई, सब एब्जॉर्ब नहीं होने की, बाद में फिर इमिट हो जाती है, चलती रहती है। तो कहानी कहीं जाती कहीं पे भी नहीं है। और दुनिया की हर एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, एटम ही है अपने आसपास। ये एब्जॉर्ब भी करेगा, इमिट भी करता है। कुछ भी कर लो किसी भी फॉर्म में, एटम ही आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। याद रखना अपने को बातें कि मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है। तो एनर्जी के बारे में है, इमिशन ऑफ एनर्जी, याद रहेगा। चलो, तो 2 थ्योरीज थी। फर्स्ट नंबर अपनी डॉल्टन का प्रिंसिपल था, सेकंड नंबर अपना कौन था यहाँ पर, थॉमसन का प्रिंसिपल। ऐसी कोई इनमें कोई महान चीज़ें थी नहीं। एक ने क्या डिस्कवरी करी, एटम के बारे में डिस्कवरी नहीं करी, नाम दिया है केवल, हाँ पापा हैं उसके वो बस। ऐसे सेकंड नंबर जो थॉमसन थे उन्होंने भी कोई डिस्कवरी तो करी नहीं, एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट तो है नहीं यहाँ पर। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नाम दे दिया कि हाँ इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बस। तो पापा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स के नाम देने वाले पंडित जी कौन है अपने पास में, थॉमसन है यहाँ पर। अपनी बातें करी, कहानी खत्म होगी, गए भाड़ में, कोई काम की चीज़ नहीं है इनके अंदर ऐसी। अब इनके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट आए, तीसरे साइंटिस्ट, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने दुनिया में पहली बार एटम के बारे में जो पूरी थ्योरीज थी उनको पलट के रख दिया एक ही बार में अपने एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट आदमी ऐसा था जिसने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि नहीं एटम ऐसा होता है,
ऐसा नहीं होता जो तुम बातें करते हो, ये इतने सालों से बकवास करते हुए आ रहे हो। ठीक है, इसकी भी कमियां थी, लेकिन फर्स्ट इनिशियली ढंग से डिस्कवर करने वाले जो भाई साहब थे वो यही थे। सही है। उन साइंटिस्ट का जो नाम था अपने पास में वो था रदरफोर्ड। नाम ही खतरनाक होते हैं। इंडिया में नहीं करे, अगर इंडिया में कोई खोज होती वो गांव में होती तो क्या होता, रामफूल का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रामफूल, बड़े टिपिकल नाम होते, तो वहाँ के हिसाब से सही है रदरफोर्ड प्रिंसिपल। इसको एक नाम से और जानते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई बहुत टिपिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर एक कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत नहीं बहुत सारे मिलेंगे, बहुत नहीं बहुत सारे ही मिलेंगे। सही है। तो 3rd नंबर पे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये रदरफोर्ड प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। सही बात है। चलो करते हैं इसको। अब इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले ये भी देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड को डायरेक्ट सपने में आ गया रात में, कि रात शाम सपने में आए और आशीर्वाद दे गए, बेटा सुबह गोल्ड लीफ लेना, ये अल्फा पार्टिकल लेना, एक्सपेरिमेंट करना, ये रिजल्ट आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। रदरफोर्ड ने कोई एक काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए भाई साहब। अब एक बाप ने एक औलाद थोड़ा पैदा करिए, बहुत सारी औलादें पैदा करिए, तो दुनिया भर के काम करें करने में तो। सही है। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो ये कर रहे थे, बहुत सारे नहीं बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट भी किए, तो उन सबको कंबाइन करके जब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन हुई तब जाके रिजल्ट दिया। अपन तो एक 5 मिनट में भी रिजल्ट करके खत्म कर देंगे पूरा, बेचारे की आत्मा निकल गई वहां पे करने के अंदर। सही है ना। तो जो मेन बातें हैं वो करते हैं अपन डिस्कस। करा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लिया इसने उस ज़माने के हिसाब से कि 1st नंबर पे इन्होंने क्या लिए, अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल पढ़ा भी होगा। अल्फा पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, 2He4। हीलियम न्यूक्लियस को, हीलियम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल। आप सबको पता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव कर दो तो केवल क्या बचेगा, न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो हीलियम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, अल्फा पार्टिकल होगा। पॉजिटिवली डबल पॉजिटिव। खैर वैसे कोई खास बड़ी बात नहीं, याद होना चाहिए 2He4 अल्फा पार्टिकल्स होता है। सही है। फिर सामने जो थी वो अपने पास में इन्होंने क्या रखी, यहाँ पर ये एक गोल्ड लीफ, सोने की पन्नी। गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा, 79 AU होता ही होता है। ये तो कोई सी खास बड़ी बात है ही नहीं। बहुत पतली थी ऑन गोल्ड लीफ, और इसके सामने एक क्या लगा दी उसने, स्क्रीन। तो ये अपने पास में क्या हो गई, स्क्रीन। स्क्रीन बेसिकली बनी होती है किसकी, ZnS, जिंक सल्फाइड की। ये मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्सपेरिमेंट सेटअप ऐसा था। ये पूरा बीच में था, और जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो इसके राउंड शेप में थी, पूरा इधर से लेके कहाँ तक, इधर पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। वो तो एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने सीधा सीधा सिंपल सा बना दिया, क्योंकि अब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो तो रहा नहीं। चलो, तो ऊपर यहाँ से लेकर पूरे तरफ इसके क्या थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, इसके अंदर सर्कुलर शेप में। समझाने के हिसाब से कैसे बना दी, एक मिनट, तो इसके सामने एक स्क्रीन सी सिंपल से बना दी। ये इसका सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उस ज़माने में। सही है। चलो, अब सबसे पहला काम कि इन अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर, इस गोल्ड लीफ के ऊपर क्या कराया इन्होंने, इनकी बम्बार्डिंग कराई, लपक के दबा दबा के खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करे, इनके पास में भेजे इन्होंने। तो पहला सवाल तो उठ जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स को मोशन करानी है, मोशन तो करानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मोशन नहीं कराएंगे जाएगा ही नहीं इसके पास में। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को मोशन करानी है, तो कैसे कराएं, क्या करें, इनके पास जाएं और हवन करें, जो भी अपन करते हैं कि भाई तुम करो मोशन। सही तो है, क्या करें। देखो, दुनिया में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मैंने कहा जितने भी चार्ज पार्टिकल, ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये लाइन हर जगह पर काम आएगी। कहाँ पर, जितनी भी
आपकी एटम वाली कहानी आएगी, उनमें हर जगह पे ये लाइन घुस जाएगी बीच में, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल को मोशन कराने का जो तरीके होते हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारों में से एक ही तरीका जनरली अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो भी तुम क्लास में बैठे हो, सही है, क्लास में बैठे हैं, हम एग्जाम्पल की फॉर्म में बातें कर रहे हैं कि क्लास में आप बैठे हो। अब तुम बैठे हो नकटे की तरह, तुमको वहां से मुझे भगाना है वहां से किसी तरह से। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि क्लास में आग लगा दो, मतलब थर्मल एनर्जी क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो। और थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद में आप जानते हो एक भी बच्चा क्लास में नहीं दिखेगा, सारे भाग जाएंगे। लेकिन इससे नुकसान भी तो है। थर्मल एनर्जी अगर अपन प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी में बहुत नुकसान, समझ गए अब तो बात। तो यहाँ वो चीज़ तो यहाँ पॉसिबल है नहीं कि मैं पहले आग लगाऊं। दूसरा एग्जाम्पल, जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनके लिए, जैसे सबसे बढ़िया चीज़ होती है दुनिया के अंदर, किसी भी पार्टिकल को मोशन कराना है तो क्या कर दो, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करो। बेस्ट वे है ये दुनिया का, बेस्ट नहीं बेस्ट वे है ये, इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका ही नहीं, सबसे आसान, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर दो। अब क्लास में बच्चों से यूँ कहा जाए कि साहब उदय मोड़ पे आपकी क्या कहते हैं सनी लियोन डांस कर रही है भाई साहब, ओ फिर देखो तुम क्लास में क्या एनर्जी आती है। जितने ही बच्चे होंगे क्लास के आसपास के, जितने मोहल्ले के, सबकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, टुवार्ड्स उदय मोड़। और कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, बड़ी शरीफी से सारे सारे कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, बड़े प्यार से। सही है। तो अपन तो इंसान है यार, तो अपनी तो इंसानों की तो सनी लियोन इंसानों जैसी ही मिलेगी अपने को। तो ये गधा होगा तो गधे की सनी लियोन गधे जैसी। अब तो गधे जाने गधा शक्ल कैसी होती है, अपने क्या पता, नहीं है सही बात, गधा तो गधा ही जाने, कुत्ता कुत्ता की तरह जाने। तो ये तो यहाँ पे कौन है, अल्फा पार्टिकल है। तो ये कौन सा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल, इनकी भी तो कहीं ना कहीं सनी लियोन या कैटरीना कैफ मिलती होगी बाजार में, है बिल्कुल मिलती है। अगर इनको मोशन करानी है तो इनकी भी, किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर इनको मोशन करानी है तो चार्ज पार्टिकल के लिए भी क्या चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स चाहिए। और इनका अट्रैक्शन फोर्स देने के लिए इनकी भी कोई ना कोई सनी लियोन या कैटरीना कैफ मिलती है बाजार में, मात्र 5 रुपये में, नहीं आजकल 10 रुपये की होगी, महंगाई बढ़ गई, बढ़ गई ना महंगाई, कहीं बढ़ी, पता होगा यार, महंगाई तो बढ़ी गई। बैटरी ही एक सबसे बढ़िया सोर्स है जो इन चार्ज पार्टिकल को बहुत इजीली क्या करा लेती है, मोशन कराती है। और आंख बंद करके बिल्कुल चलते हैं, फिर सीधे सीधे यहाँ चलते रहो, मजा आ रहा है साहब। बैटरी, क्योंकि बैटरी में अपन जानते हैं लिखा होता है पोटेंशियल, छोटी बैटरी लेके आते हैं मार्केट से, लिखा होता है उसके ऊपर 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, याद करो। तो बेस्ट वे है कि इनको कहीं ना कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करिए, मतलब बैटरी लाइए या कुछ ना कुछ बैटरी जैसा कुछ करिए, तब जाके ये मोशन करेंगे, वरना नहीं करने वाले। तो इनको अगर मोशन करानी है तो कहीं ना कहीं पर जिम्मेदारी किसकी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहीं ना कहीं से कोई बैटरी या कोई दूसरा सोर्स ही देगा। तो इनको एनर्जी कहाँ से, पोटेंशियल से ही मिलती है, याद होनी चाहिए। यानी कि इनकी जो कैटरीना कैफ है वो कौन है, बेचारी बैटरी है। अब बैटरी अलग अलग तरह की आती है, खूब सारी आती है, ये थोड़ा ना कि एक ही आती है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की यहाँ पे क्या कर दी इन्होंने, बहुत सारी आपने क्या कर दी है, बॉम्बार्डिंग, याद रखना किसको, बैटरी को, इनको मोशन कराने के लिए। चलो अब ये अल्फा पार्टिकल गए कहाँ पे गए, इस गोल्ड लीफ पर। बहुत पतली सी लीफ है अपने पास में, कैसी नहीं की है, ऐसा नहीं डायरेक्ट सपने में आ गया कि सब गोल्ड लीफ पे एक्सपेरिमेंट करो, धीरे धीरे करके यहाँ पे। चलो अब मैंने क्या कहा कि सामने एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, जिंक सल्फाइड। ये सामने नहीं होती, ऊपर भी होती है, पूरा सर्कुलर शेप में होती है। अब जिंक सल्फाइड देखा होगा आपने स्क्रीन को, अपन जब कई बार एक्सरे कराते हैं तो एक फिल्म सी आती है जिसके ऊपर आपकी इमेज बन के आती है, देखा है सबने, एक्सरे वगैरह के अंदर आती है ना ब्लैक सी फिल्म, वही एक तरह से क्या होती है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। उसकी खास बात क्या होती है कि जब ये अल्फा पार्टिकल, एक आनी है अल्फा पार्टिकल का, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल जाकर जब इस पर गिरता है, किसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, तो जहाँ जाएगा वो, क्योंकि ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके पास में, मोशन कर रहे हैं ना भाई, तो मोशन करेंगे तो इनके पास एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई थी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कैटरीना कैफ वाली कहानी। तो जब ये जाके इसके ऊपर गिरते हैं
तो ये करते क्या है, इस जिंक सल्फाइड का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से इस स्क्रीन पर क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं वहाँ पर। उन स्पॉट के रेस्पेक्ट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्फा पार्टिकल कहाँ आके टकराया इस स्क्रीन के ऊपर। ये प्रॉपर्टी है। आपने अगर कभी देखा हो कैमरे की रील्स वगैरह पुराने ज़माने में आते थे, आजकल तो सब डिजिटल हो गए, तो पुराने जो कैमरे के जो रील्स वगैरह आया करते थे उनको धूप में निकाल देते थे तो बेकार हो जाती थी वो। क्यों जाती थी, सेम यही प्रिंसिपल है। जिंक सल्फाइड आपकी जैसे लाइट गिरती थी, लाइट गिरते हैं उसका क्या करती है, ऑक्सीडेशन, तो फिर वो बेकार। तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाके, मैंने पहले का ठेका नहीं है, अल्फा पार्टिकल कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो, यहाँ जाके जब गिरेगा तो गिरते ही वो इसका क्या करता है, सरफेस का ऑक्सीडेशन इस जिंक सल्फाइड का। तो यहाँ पे क्या दिखते हैं अपने को, स्पॉट्स नज़र आते हैं, बारीक बारीक से स्पॉट्स, जैसे आपने एक्सरे में देखा होगा अपनी हड्डियों के स्पॉट्स नज़र आते हैं, तो बड़ी होती है, दिखती है वहाँ पर। सही है। तो ये एक सिंपल सा क्या था इसका एक सेटअप। एक तो इनको एक्सेलेरेशन करा, मतलब मोशन करानी, तो मैंने बता ही दिया। इनको मोशन कौन कराएगा, मैं तो कराऊंगा ही नहीं। कौन कराएगा, पोटेंशियल कहाँ से मिलेगा, बैटरी। जिसको मैंने एक एग्जांपल दिया, एक केटना केफ वाला एग्जांपल दिया, तो दिमाग में बात होनी चाहिए। चार्ज पार्टिकल बिना केटना केफ के मोशन नहीं करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ये मोशन नहीं करेगा। ये फिक्स दिमाग में ठूसो अच्छी तरह से। अब ये मोशन कर गया, तो उन्होंने अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की 1 बाई 1 क्या करी, इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर बम्बार्डिंग करना शुरू किया, उधर से इधर, उधर से उधर नहीं, उधर से इधर की ओर। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, एक साथ अलग अलग पोजीशंस के ऊपर, मैंने कहा ना सर्कुलर शेप में है पूरा। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ पर, इस जिंक सल्फेट से एक इस डायरेक्शन में भेजा, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे उसका पॉइंट यानी यहाँ पर स्पॉट नज़र आ गया। फिर इस पर्टिकुलर किसी और डायरेक्शन से भेजा, तो यहाँ पे उसका स्पॉट क्या हो गया, नज़र आ गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी उसने, लगभग जितने अल्फा पार्टिकल्स वो यहाँ भेज रहा था, कहाँ से, सामने से एक्सेलेरेशन करवा के, किससे, बैटरी से। तो क्या ऑब्जर्वेशन दिखी यहाँ पर कि जितने भी आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर पूरे सर्कुलर शेप में आपके स्पॉट्स शो कर रहे थे। जिससे ये मालूम पड़ा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स किससे, इस आपकी जो गोल्ड स्क्रीन है, ये जो लीफ है, सॉरी स्क्रीन नहीं, लीफ, इससे क्या हो गए, पास हो गए। तो भाई साहब बहुत बड़ी थ्योरी डिस्कवरी हो गई, इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड उस जमाने के हिसाब से। ये क्या हो गया भाई, आप कहीं जा रहे हो, सामने दीवार आ गई तो आप रुकोगे सही, दीवार नहीं तो आप पार निकल जाओगे, पास हो ही जाओगे वहाँ से। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो जाकर इस गोल्ड लीफ को पास करके कहाँ पर, यहाँ पहुँच रहे थे। तो यहाँ क्या दिखता कैसा है, अल्फा पार्टिकल दिखता थोड़ा ना है कि यहाँ दिख गया। मैंने क्या बताया, जैसे अल्फा पार्टिकल पास होगा ऐसे स्क्रीन पे गिरेगा, तो स्क्रीन पे क्या बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। जितने आएंगे उतने स्पॉट। तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि लगभग स्क्रीन पर हर जगह पे क्या मिल रहे थे, पहले बता चुका हूँ, स्क्रीन सर्कुलर शेप में थी, समझाने के हिसाब से बनाया हो तो क्या, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ रही थी, स्पॉट्स बन रहे थे। इसका मतलब मैक्सिमम निकल गए कहाँ से, इस गोल्ड लीफ से। तब पहली बार ये डिस्कवरी हुई, अरे भैया ये तो कुछ महान काम हो गया। क्या डिस्कवरी हुई, क्या डिस्कवरी हुई, सोचो। मैक्सिमम पार्ट ऑफ किसका, एटम का कैसा होता है, वैकेंट होता है। तो खाली होगा तभी तो पास हो गए, अगर खाली नहीं होता तो पास कहाँ से होते। तब जाके दुनिया में ये मालूम पड़ा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है अपने पास में, वैकेंट होता है। कैसे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, आपके पास ही हो गए। तो इमेजिनेशन से बियॉन्ड काम हो गया ये। तो आज एक अलग बात है, छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। फर्स्ट नंबर जो इसका थ्योरी का जो पॉइंट था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कहाँ से, इस गोल्ड लीफ से क्या हो गए, पास हो गए। तो थ्योरी क्या निकल के आई कि आपका जो एटम है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या होता है, वैकेंट होता है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। वैक्यूम की तरह खाली पड़ा हुआ है, कमरे की तरह खाली पड़ा है, कोई नहीं है उसके अंदर। ये फर्स्ट नंबर याद होना चाहिए। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या होता है अपने पास में, वैकेंट, खाली है। वो नहीं गाना, मेरा दिल एक खाली कमरा और कमरे में कोई रहने लगा, पता नहीं क्या क्या गाने बनाते हैं हिंदुस्तान में, याद रहेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए कहाँ से, गोल्ड लीफ से। कैसे ऑब्जर्वेशन हुआ, जो स्क्रीन होती है उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ऑब्जर्वेशन होता है, स्पॉट बन जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में।
फिर आगे चलें, इसी के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि अप्रोक्सीमेट 8000 रेशो कितना हो गया 1। अप्रोक्सीमेट कितना लिखा है मैंने 8000 रेशो 1, यानी कि 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो गए, इस गोल्ड लीफ से क्या हो गए 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो गए रिफ्लेक्ट, इस तरह से ये मान सकते हो ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पर क्या हुए डिफ्लेक्ट हुए। जैसा उसको कैसे मालूम पड़ा 90 डिग्री, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जो स्क्रीन है ये पूरी राउंड शेप में इधर भी है और इधर भी है, तो वहाँ से एक अल्फा पार्टिकल भेजा, भेजने के बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है कहाँ गिरेगा, तो देखा तो क्या हुआ कि कोई अल्फा पार्टिकल कहीं किसी पर्टिकुलर यहाँ से क्या हो गया ऊपर, तो स्पॉट कहाँ बना उस स्क्रीन पर यहाँ पे ऊपर, तो अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अल्फा पार्टिकल सामने भेजा ये इधर चला गया, अरे ये क्या गड़बड़ होगी भी। फिर ऑब्जर्वेशन किया तो क्या नीचे आ गया, ये क्या चक्कर हो गया, तो दिमाग में बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गया कि अल्फा पार्टिकल में तो भेज रहा हूँ सीधा और ये जा कुछ अलग अलग ऊपर भी ऑब्जर्व हो रहे हैं नीचे भी ऑब्जर्व है, कुछ इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर भी ऑब्जर्व है, ये चक्कर क्या हो गया, सही है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी 8000 में से 1 रेशो आपके अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री के एंगल पे क्या हुए रिफ्लेक्ट हुए, ये सेकंड नंबर। फिर क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि अप्रोक्सीमेट 20,000 रेशो 1, मतलब 20,000 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, क्या ऑब्जर्वेशन देखा, मैंने कहा ना स्क्रीन पूरी थी उधर से लेकर यहाँ तक, समझाने के हिसाब से बना दी हो तो, क्योंकि अभी मेरे पास तो साधन नहीं है यहाँ पे चीज़ों के। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जो पीछे वाली है इधर भेजा तो वो तो देख रहा था यहाँ, हाँ यहाँ आएगा भाई, इधर तो आया नहीं है, यहाँ जब पीछे वाली जो स्क्रीन थी जो सेंटर में था वहाँ पे, तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखी इधर आ गया, तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया जो स्पॉट उसको ऑब्टेन हुआ कहाँ पे मिला इधर, क्या मैंने तो अल्फा पार्टिकल इधर भेजा था, ये स्पॉट यहाँ नजर आ क्यों आ रहा है पीछे की डायरेक्शन में जो स्क्रीन थी उसके ऊपर, क्योंकि मतलब गड़बड़ तो नहीं होगी, काम तो मैं आगे कर रहा हूँ रिजल्ट पीछे मिल रहा है मेरे को। फिर से उसने उसको बार बार नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि मैं अल्फा पार्टिकल को भेज रहा हूँ लेकिन ये वापस कहाँ आ रहे हैं इधर की ओर वापस आ रहे हैं, तो रेशो कितना लगभग 20,000 रेशो में से 1 अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए कि जिस पाथ पे वो जा रहे थे बेचारे आगे की तरफ इधर, वो उसी पाथ पे लौट कर इधर आ रहे थे, और पीछे जो स्क्रीन थी वहाँ पे ऑब्जर्वर होते स्पॉट दिख रहे थे उसके, दिमाग खराब हो गया उसका, बिल्कुल दिमाग खराब होने की बात है कि बंदूक की गोली चला रहा हूँ मैं इधर सामने की ओर और बंदूक की गोली आके लग रही मेरे को वापस, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है वहाँ पर जो उस अल्फा पार्टिकल्स को वापस भेज दी, चलो निकलो यहाँ से, जहाँ थे वहीं पहुँचो, सही बात है ना। तो फिर इसे कई सारी बार कर करके देखा तब इसको दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। क्या आइडिया आया कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है और ये वापस लौट के आ रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी बैठी है यहाँ पर इसको वापस भेज रही है, तो वापस भेजने वाला काम कौन होगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसका मतलब सामने भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कहाँ पर इसके अंदर सामने भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ समझे नहीं समझे, अरे लाला अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो क्या ये वापस आते, अरे तुम रात में किसी कमरे में जा रहे हो, तुमने कमरे का गेट खोला, गेट खोलते सामने पलंग पे तुमको मिल गई सनी लेवन, तुम वापस आओगे नहीं आओगे तो वहीं मिल गए पापा जी है चलो वापस तो समझो दिमाग को, यहाँ भी पॉजिटिव ये खुद भी पॉजिटिव, ओ चले जाके देखा रहने दे भाई अपनी बस की नहीं है, तो ये प्लस प्लस होने की वजह से इनके बीच में क्या काम करेगा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स काम करता है, उस रिपल्शन फोर्स की वजह से ही ये भाई सब कहाँ आ गए वापस आ गए, तो ये रिपल्शन फोर्स की वजह से ही ये भाई साहब जो है वापस लौट आए। तब इसने अपनी थ्योरी को बताया, पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद में क्या बताया कि भाई जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसका एटम का, सुनना ध्यान से, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसका एटम का, वो सारा एक सेंटर पे ही फोकस होता है, एक सेंटर पर ही फोकस होता है। ये मैंने नहीं, इन्होंने कहा बाई दिस एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये,
आज कहना आसान काम है, उन बेचारों की पसीने आ गए उस जमाने के अंदर। क्या बोला? मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम फोकस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट को इन्होंने क्या कर दिया फिर, नाम, मतलब उसको एक नाम दिया इन्होंने, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम दिया वैसे ही। तो उस पॉजिटिव जो आपका जहाँ फोकस हो रखा है, उस पॉजिटिव को अपन नाम किससे देंगे? न्यूक्लियस से। हिंदी में पढ़ा भी होगा कई बार आपने, नाभिक। मतलब उस पॉजिटिव सेंट्राइज पॉइंट को नाम के दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस, बताया कि हाँ भाई ये न्यूक्लियस है। सही है, ये इनकी उस एक्सपेरिमेंट की कहानियाँ थी। सही है ना, समझे कुछ? चलो मिटाते हैं इसको पहले। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के जो पॉइंट्स है उनको अपना रिमेंबर करते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर, एक्सपेरिमेंट अब नहीं पूछता, 9th में थे तो अब कोई नहीं पूछे तुमसे यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ तुमको कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास हो गए, कहाँ से? गोल्ड लीफ से। क्या ऑब्जर्वेशन मिली उससे? क्या मिली? मैक्सिमम पार्ट किसका? एटम का। कैसा होता है? वैकेंट। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर क्या देखा? अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, कहाँ से? एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ऑब्जर्वेशन क्या हुई उससे कि आपका जो एटम है, उस एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होता है? एक सेंटर पे फोकस है। उस सेंटर को इन्होंने नाम क्या दे दिया? अपना न्यूक्लियस नाम दे दिया। तो ये क्या थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बहुत बड़ी बात थी। फिर आगे चलकर फिर न्यूक्लियस में घुसा कौन? जेम्स चैडविक, चड्डी पहन के। तब मालूम पड़ा अरे भाई इसमें तो और भी कुछ है अंदर। चलो बात की अभी यहीं खत्म करते हैं। तो समझ में आई? दो बातें हैं, फर्स्ट नंबर वैकेंट, सेकंड नंबर सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियस। सही है, न्यूक्लियस कोई अपन जानते ही है, पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है उसके अंदर। ये इसकी दो बातें थी एक्सपेरिमेंट से जो प्रूफ होती थी। फर्स्ट नंबर एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है? वैकेंट। सेकंड नंबर अल्फा पार्टिकल का रिफ्लेक्शन से क्या मालूम पड़ा जो वापस आया उससे कि सारा पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे होता है? एक सेंटर पे फोकस। सेंटर का नाम क्या दे दिया इसने? क्या दे दिया भाई? न्यूक्लियस। ये दो बातें हो गई। थर्ड नंबर जो बात इसने कही तो सही थी, कही तो बिल्कुल सही थी, लेकिन कहते ना कि कुछ बातें ऐसी होती है, गाना भी तो है, बातें कुछ अनकही सी, वैसी बातें यहाँ पर कही तो बिल्कुल सही, हाँ बताया बेटा ऐसा होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। थर्ड नंबर जो बात क्या कही इन्होंने कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। मोशन। तुम नहीं करते किसी के चारों? नहीं करते क्या? अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारा जीना बेकार है। पूरे दिन भर किसी के चारों सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हो, होता कुछ भी नहीं है। वैसी कहानी यहाँ पर है। तो थर्ड नंबर पॉइंट था किनका? इनका। क्या था? कि जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। ये इनका थर्ड नंबर पॉइंट था। सही है। फोर्थ नंबर तो अपन जानते हैं, वही बात दोबारा से फिर गाना गा दिया इन्होंने, कौन सी? कि एटम आपका इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट उसमें क्या है अपने पास में? नेगेटिव चार्ज है। तो ये बेसिकली इनकी जो थ्योरीज थी उनका चार पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए अपने पास में। दो कहाँ से आए? एक्सपेरिमेंटली आए। थर्ड नंबर इन्होंने पता नहीं कैसे डिस्कवर किया, ये खुद ही जानते होंगे। सही है। और फोर्थ तो शुरू से चला ही आ रहा है, एटम इलेक्ट्रिकली अपने पास में कैसा है? न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, रिमेंबर होने चाहिए, आराम से लिखिए जैसे भी आप। सही है, चलो अच्छी बात है। तो अब आगे जब इन्होंने कोई डिस्कवरी करी एक्सपेरिमेंट से, अच्छी बात है ये, फिर उस एक्सपेरिमेंट के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी तो आएंगी, कमियां भी निकलेंगी कहीं ना कहीं। तो इनकी बाद में फिर डीमेरिट्स भी सामने आई धीरे धीरे करके। वाहवा तो मिली लेकिन कमियां भी मिली फिर बाद में। सबसे जो मेजर कमी थी इसकी आती है वो यही थी, कौन सी वाली?
फर्स्ट नंबर जो इसकी थी उस पर बातें करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे हाँ शुरू थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसमें। फर्स्ट नंबर पे बातें करते हैं भैया। देखो इधर, पहले मैं तुम्हारे एग्जाम्पल की रेस्पेक्ट में बातें करता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। घूमते हैं अपन, मोशन करते ही उनके अराउंड के अंदर, सही है ना। तो बीच में आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो है। तो तुम भी क्या करते हो, किसी भी पॉजिटिव के अराउंड दिन घूमते रहते हो। जब भी मौका मिलते हो उसके पीछे चारों ओर घूमते रहते हो, होता कुछ भी नहीं है, सही तो है। लेकिन मान लीजिए फॉर सपोज करो ऐसा कि आप सर्कुलर पार्क में उस पॉजिटिव के अराउंड घूमते हो, समझ जाओ पॉजिटिव कौन है, तुम्हारे आसपास जो भी होगा तुम ही जानो। तो अब आप उसी के ऊपर गिर गए तो घूमने का काम ही खत्म हो गया यार। तो जो काम था वो पूरा ही हो गया, गिर ही गए तो कहानी खत्म हो गई। अब कौन घूमेगा फिर, चांस ही नहीं बनता। जिस पर्पस के लिए घूम रहे थे वो काम ही पूरा हो गया। काम पर्पस क्या था, गिरना, गिर गए, कहानी खत्म। आ जाओ यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन, ये अपना बताया उसने कि बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमता ही है, रिवॉल्व करता ही है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, सही है ना। अब ये अगर घूमेगा घुमा बेचारा घूम रहा है, ये घुमा रहा है। तो जब आप कोई काम करते हो घूमोगे तो आपकी कंटिन्यूस एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लेकिन जब आप किसी के अराउंड घूमते हो, बीच में थक गए, चलो कोल्ड ड्रिंक पी ली, कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, तो एनर्जी रीबूट होती रहती है आपकी। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा एनर्जी। तो अगर एक कंटिन्यूस घूमेगा इसके चारों ओर, तो इसकी कंटिन्यूस एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। भूख तो लगेगी बेचारे को। तो जिस दिन इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी तो ये भाई साहब क्या होंगे, इस तरह से यूं करते न्यूक्लियस में गिर गए। हाँ मजा आ गया, तू पॉजिटिव में नेगेटिव, काम खत्म, बाढ़ में जाए एटम। तो एटम ही खत्म, कहानी खत्म होगी इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की। वही जैसे तुम गिरे वैसे ये गिर गया, कहानी खत्म होगी, एटम खत्म। अब कौन घुमाए, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस पर क्वेश्चन भी आया है जेई के अंदर कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाए और कंटिन्यूस एनर्जी का लॉस करे, तो बताइए कितने टाइम बाद वो कहाँ पर, इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर अपन करेंगे अपन आगे डिस्कस। ऐसे ही सेम उसमें भी आ चुका है, ग्रेविटेशन के अंदर भी एक सेटेलाइट है, कंटिन्यूस एनर्जी लॉस कर रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की फॉर्म में, तो किस स्पीड से गिरेगा, कितने टाइम बाद वो न्यूक्लियस में गिरेगा, आइडेंटिफाई करो। आ चुका है पहले। तो पहली जो कमी समझ गए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते समय कंटिन्यूस क्या करेगा, एनर्जी लॉस करना ही पड़ता भाई। आप दिन भर उधर ही मोड पे चक्कर नहीं लगा सकते, आधे घंटे बाद है एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन कचौरी खाएंगे मजा आ जाएगा। फिर सेम वही कहानी यहाँ पर। गिर गया अर्थ, आप सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अगर अर्थ गिर गई सन के तो कहानी खत्म, फिर किसको घुमाएंगे, जो है ही नहीं चीज खत्म हो गई। सही बात है। ये फर्स्ट नंबर इसकी बहुत बड़ी कमी थी, डीमेरिट्स थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज तक भी गिरा ही नहीं न्यूक्लियस में जाके। चलो सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर काम की बात है। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है, ये बीच में कौन है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर रिवॉल्व करे जा रहा है। तो कब तक तुम उदय मोड़ पे घूमते जाओगे। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद थक के तो नीचे गिरोगे सही। इसे तो पहले ही बता दिया, अलग है। जब ये कंटिन्यूस घूमेगा तो इसकी कंटिन्यूसली तो एनर्जी लॉस हो रही है। तो घूमते समय जो एनर्जी लॉस कर रहा है, लॉस एनर्जी लॉस का मतलब एनर्जी का एमिशन। वो एनर्जी का एमिशन मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया, याद करो थोड़ा। स्पेक्ट्रम, एनर्जी का लॉस, स्पेक्ट्रम, अब तो आ गया होगा। तो जब ये कंटिन्यूसली घूमते अपनी सारी जो एनर्जी है उसको कंटिन्यूस की फॉर्म में क्या होगा, इमिट करता हुआ जाएगा, एनर्जी का एमिशन चलता रहेगा। तो स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए था कि कंटिन्यूस एनर्जी की लॉस करता जा रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस, मतलब अगर उसका ग्राफ अपन बनाएंगे तो कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूस एनर्जी का। ठीक है, कम होती हुई आएगी, लेकिन
कुछ ना कुछ समझ रहे हो ना बात को, कि कंटिन्यूस जब एनर्जी लॉस होगा तो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कैसा होना चाहिए था अपने को, कंटिन्यूस होना चाहिए था। ब्रेक नहीं है कि रुक गया, पहले इलेक्ट्रॉन थक गया मैं तो बाद में करूंगा थोड़ी देर बाद, कंटिन्यू चल रहा है काम। तो स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो होना चाहिए था कौन सा, बताओ कौन सा होना चाहिए था भाई? वो होना चाहिए था अपने को कंटिन्यूस। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो स्पेक्ट्रम कैसा मिला, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। अब इसको अपन बाद में करेंगे डिस्कस जब आगे चलेंगे जब। यानी कि जो इमिशन होता है किसी भी एटम से, वो एक साथ नहीं होता, थोड़ा सा हो गया फिर थोड़ा सा हो गया फिर थोड़ा सा हो गया, नहीं लगातार चलता रहेगा, नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता है, रुक रुक के होता है। बड़े प्यार से गाना सुन के आया, रुक रुक रुक, तो ये सेकेंड इसकी डीमेरिट्स हो गई। सही है, मेन तो यही है, दो डीमेरिट्स ही। फर्स्ट नंबर न्यूक्लियस में गिर जाना, सेकेंड नंबर अबाउट दी स्पेक्ट्रम, जो मेन इंपॉर्टेंट है। और तो क्या करना है, और तो बहुत सारे लिखना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दुनिया भर की है। मेन 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 शादी में मेन कोर्स क्या होता है, जो खाना होता है उसे तो बोलते हैं। तो मेन चीज़ क्या, हाँ ये खानी है भाई, बाकी तो फालतू है। तो मेन चीज़ तो यही थी, जो दो इसकी डीमेरिट्स थी। फर्स्ट नंबर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का गिरना न्यूक्लियस में, और सेकंड नंबर अबाउट स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्व होना चाहिए था, लाइन मिल के सारा था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कंटिन्यूस। सही है, दो डीमेरिट्स थी जो आपको याद रखनी है। लिखिए इनको कॉपी में, जैसे भी आप लिख सकते हो, तो क्या करें इसका। तो चलो चलें आगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में, हाँ वीडियो लंबी हो रही, कोई बात नहीं, हो रही है तो हो गई 56 मिनट की, तो कहानी है, सुनते रहो ईयरफोन लगा के मस्त। क्या है, तो दिमाग थोड़ा लगाना है उसमें, जो करके वो चले गए, मर गए, क्या करें, जो है वैसा ही है। अब आते हैं इसमें कि इन्होंने एक काम थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा, कि जो अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से आ रहे थे और जो न्यूक्लियस से वापस जा रहे थे, उनकी क्या निकाली, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब वो कितना पास तक जा सकते हैं अल्फा पार्टिकल को, और फिर आ सकते हैं जहाँ से वो टच करके आए, गाना सुन के नहीं, टच करके। इधर अल्फा पार्टिकल है, इधर से आया, कौन कौन आया, न्यूक्लियस से, इधर से अल्फा पार्टिकल, आ रहा हूँ बेटा मैं, आ रहा हूँ तेरे पास, और देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, रहने दे भाई, चल वापस। तो जहाँ से वापस लौटे, वो डिस्टेंस जो है फ्रॉम न्यूक्लियस टू अल्फा पार्टिकल के वहाँ से वापस आने की, वो डिस्टेंस क्या होती है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। जहाँ से टच कर, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही टच कर जाए, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जहाँ तक उसकी कैपेसिटी, यहाँ जाऊँगा से यहाँ तक, तो वो निकाली। उसे एक आइडिया हुआ बहुत सारी चीज़ों का, न्यूक्लियस के बारे में, ऑर्डर भी मिला न्यूक्लियस की साइज़ के बारे में, हाँ इतना हो सकता है, गारंटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हुई उससे। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल पे। फिर अच्छी बात यह है कि इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत नहीं बहुत सारे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा, बोर्ड में तो कोई पूछे भी नहीं। चलो करते हैं अपन, देखो इधर, ये सामने यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस का अपने पास क्या हो गया, सेंटर। क्या निकाल रहे हैं अपन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ तक वो गया, देखते हैं डायग्राम बना के अपन। तो सामने ये क्या हो गया अपने पास, न्यूक्लियस है, इसका जो एटॉमिक नंबर है अपने पास में वो है Z। सर एटॉमिक नंबर क्यों लिया, अरे अपन जानते हैं न्यूक्लियस होगा तो एटॉमिक नंबर तो होगा ही होगा, तो Z लिख दिया अपन ने यहाँ पर। तो गोल्ड का ले लो, गोल्ड का 79 है, लेकिन अपने एक जनरल पर्पस के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसमें मैंने क्या लिख दिया, उसको Z यहाँ पर लिख दिया। और इसके सामने कौन था यहाँ पर, इस जगह पर ये है अल्फा पार्टिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं 2He, ये 4, ये अल्फा पार्टिकल। ये भाई साहब कहाँ जा रहे थे, इधर की, और चले चले कौन, अल्फा पार्टिकल। आ रहा हूँ बेटा मैं, जिसे कमरा खोला दे हैं तो क्या है न्यूक्लियर, चलो वापस। आया तो बड़े जोश में था कि कुछ मिलेगा वहाँ पे, टक्कर होगी, मज़ा आएगा, मज़ा तो नहीं आया, कुछ और निकल गया साथ में। तो ये गया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन एक बाउंड्री से ये भाई साहब वापस लौट कर आ गए। ये इसी बात पे नहीं है, ऊपर वाले समझाने के हिसाब से काम बना दिया नीचे, जहाँ से ये लौट के आ रहे हैं, यहाँ से लेकर
यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गई, क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस ये, क्योंकि ये तो सेंटर हो गया न्यूक्लियस का और ये इसके आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि जैसे जैसे ये भाई सब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन फोर्स इफेक्टिव होता है, तो पास जाते जाएंगे रिपल्शन फोर्स और इफेक्टिव हो जाएगा। देखा होगा, दो मैग्नेट लीजिए, सेम पोल में लेके आइए, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करता है, तो रिपल्शन फोर्स में कहानी ये समझ गए उधर। सही है कि नहीं है भैया? सही है ना? तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिपल्शन फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कंटिन्यूस डिक्रीज होती हुई जाएगी, डिक्रीज होगी, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर इसकी जो फाइनल स्पीड है ये कितनी हो जाएगी, 0। जानते ही हैं अपन, अगर एक बॉल को ऊपर फेंकें तो उसकी स्पीड कंटिन्यूस डिक्रीज होती हुई जाती है, और एक मोमेंट आता है जहां पे कितनी होती है, 0, उसके बाद वापस आ जाती है नीचे। ये साइकिल चलाते हो तब भी देखा होगा यार, जहाँ से अपन ब्रेक होते हैं, मुड़ते हैं, उस जगह पे अपनी जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। सही है? चलो, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये सिंपल डायग्राम है किसका, कि अल्फा पार्टिकल आए, जहाँ से ब्रेक वापस आ गया, वहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस न्यूक्लियस के क्या होगी, अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है ये। अब अगर दिमाग में जोड़ डालो तो एक तरह से क्या हो रहा है, कोलिजन वाली चीज़ें हो रही है यहाँ पे। सामने से अल्फा पार्टिकल आया और ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस कौन सा है, हेवी न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको भी मोशन करा सके। यहाँ पर इस केस के अंदर अगर ये न्यूक्लियस का तो लाइटर होता तो अल्फा पार्टिकल से ये न्यूक्लियस ये भी क्या कर जाता, मोशन कर जाता। तो सब बहुत सारे केसेस आएंगे आपके पास, क्वेश्चंस करोगे जब, कि उसके अंदर ये जैसे यहाँ लाइटर पार्टिकल ये हेवी है, तो यहाँ हो सकता है हेवियर पार्टिकल्स हो, और मे भी यहाँ पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है। फिर वो इन पे जाए कोलिजन करेगा तो फिर पूछेगा वो कौन सी इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन बुझाएगा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के। अब दिमाग में टेंडेंसी होनी चाहिए कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं देखना कि एक अल्फा पार्टिकल लेकिन न्यूक्लियस है, आपको मालूम होना चाहिए 2 एटम है अपने हमारे पास में बस, ये भी तो समझाने के हिसाब से, ठीक है। तो उनके बीच में क्या हो रही, कोलिजन। तो कोलिजन के कंसेप्ट क्या होते हैं, पढ़ा है, एनर्जी के रूल्स काम करते हैं, मोमेंटम्स के रूल्स काम करते हैं, पढ़े हैं अपन ने 11 क्लास में कोलिजन, पता नहीं, तो मुझे भी ध्यान नहीं है, शायद पढ़े होंगे। तो कोलिजन की थ्योरी शुरू हो जाती है फिर इसके अंदर, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान रखना है, एनर्जी की बातें आ जाएंगी वहाँ पर, करेंगे अपन जब आगे चलेंगे, जब समझा रहा हूँ सिर्फ। मोमेंटम भी आना चाहिए दिमाग में, फोकस होना चाहिए उस मोमेंट पे, नहीं यार कोलिजन आ गई यहाँ पे, तो मोमेंटम वाली बातें भी आएंगी वहाँ पर। ये नहीं रट्टा मार के बैठ गए हैं, ठीक है फॉर्मूला आ गया ना, रट्टा मार लिया, नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? तो कोलिजन कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, मैंने समझाने हिसाब से कहा है कि जरूरी नहीं कि ये दो हो सकती है, दुनिया में भी चीज़ें यार, दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए अपने पास कि हाँ भाई जा रहा है सामने। सब कोलिजन टक्कर तो होती है जहाँ पे जाके, अरे वो होता है ना, क्या कहते हैं, टच करते हैं। किसने कहा कि कोलिजन के अंदर कंपलसरी है टच करो, कोई कंपलसरी नहीं है। वेव्स में पड़ा होगा, एटम्स कभी भी जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं साउंड वेव के अंदर तो एक कॉन्टेक्ट में नहीं आते, कंपलसरी नहीं है, इनके बीच में फोर्स से काम चल जाता है। सही है? चलो अब यहाँ पे मुझे ये R0 निकालनी है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है उसमें ये R0 मेरे को फाइंड करनी। बताओ भाई क्या कंसेप्ट काम में लें कि ये हो जाए। तो अगर ढंग से देखें तो एक मोशन तो हो रही है कि भाई साहब इसके पास आ रहे हैं और जाके चले गए वापस, तो मोशन है एक तरह से। तो मोशन में जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो आप खुद समझदार हो यार, क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं मोशन के रेस्पेक्ट में, आपको पता है सब। ये तो इक्वेशंस लगाइए, अगर ढंग से देखो इसको अर्थ मान लो, एक छोटी सी बॉल मान लो जिसके पास जा रही है ना, इक्वेशन लगाओ सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है इक्वेशन काम नहीं आएगी, नहीं लगा सकते यार अपन इक्वेशन। क्यों नहीं लगा सकते, वही तो सबसे बड़ी खास बात है, क्यों नहीं लगा सकते। तो इक्वेशन की एक बाउंडेशन होती है। इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस वही मोशन की इक्वेशंस, S = ut + ½ वाली, उनमें एक बाउंडेशन लिखी हुई है। These equations are useful when the acceleration or force on particle will be constant। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जब ये यहाँ पर है दूर तो इस कंडीशन में तो फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, सर फोर्स काम नहीं कर रहा है, ये कैसे हो गया भाई, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तुम्हारे घर में कई जगह पे ये लाइट के स्विचेस लगे हुए हैं,
क्या आपको कभी शॉक लगा? जब टच करते हो ना तभी लगता है। रेंज बहुत कम है, लेकिन ग्रेविटेशनल पढ़ा रखा है मैंने ही, ग्रेविटी की बहुत रेंज होती है, हाई होती है, वीक तो है लेकिन हाई है। तो जब ये इस पॉइंट पर है, कहाँ पर, ये ए पॉइंट पर है, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है रिपल्शन फोर्स 0 है। लेकिन जैसे जैसे ही आगे बढ़ा इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो फोर्स चेंज हो गया। फोर्स चेंज होने पर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, एक ही बात है, फोर्स F इक्वल टू ma, दोनों सेम चीज़ है। तो इक्वेशन तो काम आएंगी नहीं, तो मैंने भी कहा है कई जगह पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इक्वेशंस काम नहीं आती, काम कब नहीं आती, जब एक्सेलरेशन या फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। तो ऑलवेज यूज एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशन में ही पढ़ाया एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब किसी भी मोशन में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, हर मूवमेंट पे एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रहेगा उतना ही कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो ऑलवेज यूज एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बात कही थी कि भैया ये कोलिजन हो रही है एक तरह से, तो कंसेप्ट वही आएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत सी जगह पे अच्छे अच्छे कोलिजन के टर्म्स के अंदर दिमाग में। तो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए मोशन हो रही है, तो यह मोशन हो रही है, कौन सी मोशन है, वेरिएबल फोर्स में मोशन हो रही है। तो काम क्या लेंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम में लेते हैं समझा रखा है मैंने। एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट पे क्या लिखते हैं अपन, एनर्जी। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये अपना फाइनल पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे अपन, एनर्जी लिखेंगे। फिर उन एनर्जीज को अपन क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, सही है। उन एनर्जीज को अपन क्या करते हैं वहाँ पर इक्वेट करते हैं, तो जो वैल्यूज होती हैं वो अपने आप अपने सामने आ जाती है। तो पहले इस पॉइंट ए पर अपन लिखते हैं एनर्जी, फर्स्ट नंबर पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखी, 0। अरे 0 क्यों आई, क्यों आई, मैंने कितनी बार कहा पोटेंशियल एनर्जी भैया किससे आती है, केटना केफ के आने से। फोर्स काम करना चाहिए भाई साहब, बता रखा है पहले, स्पेस में भी नहीं आती है। तो पहले न्यूक्लियस से बहुत दूर है अल्फा पार्टिकल, तो फोर्स ही काम नहीं कर रहा भाई। केटना के बॉम्ब में तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए, बॉडी में जान निकल जाएगी, एनर्जी ऐसी आएगी। तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की को याद रखना है, फोर्स काम नहीं कर रहा, नहीं आएगी। चलो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी आएगी, बिल्कुल आएगी। ये 1/2mv², क्योंकि जा रहा है किससे, v स्पीड से। और ये v स्पीड कहाँ से मिली, बता दी मैंने पहले भी कि इनको अगर मोशन कराना है, स्पीड देनी है, तो ये कौन देगा, बता दिया, बैटरी। चलो फिर बात करेंगे, अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ ये भाई साहब किससे, v स्पीड से किसमें है, मोशन के अंदर है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी, जल्दी कोई नहीं है। m जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास है अपने पास में। चलो इस मोमेंट पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और इस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी लिखें। तो इस मोमेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ये तो कहाँ पर, इस मोमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0। अरे सर 0 कैसे हो गए, अरे यार भी क्या बोला कि जैसे जैसे आगे आएगा इस मोमेंट से वापस बेक हो रहा है, मैक्सिमम फोर्स है। तो ये जब वापस मुड़ेगा तो इस मोमेंट पर स्पीड कितनी होगी इसकी, 0। देखा भी, आप साइकिल चला रहे हो, मुड़ते हो तो उस मोमेंट पे स्पीड कितनी होती है, 0। एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, जब वो मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आती है उस पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, 0। तो इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, 0। वो क्या है इसमें, सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, अब ये बिल्कुल पास में है, इसको फोर्स काम कर रहा है, मजे आ रहे हैं इसको, फोर्स लग रहा है, लग किसी का रहा फोर्स लग रहा है इसको, फोर्स से तो पोटेंशियल तो आनी है यहाँ पे, सही है ना। अब क्या लिखें, पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो आपने ग्रेविटी वाली जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखी है, G(m1m2) डिवाइड बाई r, पढ़ी है ना सबने, बताई थी मैं, दोनों का मल्टीपल मास का। और तो यहाँ पे चार्ज के लिए क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वही कॉपी। के मास की जगह क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई कितनी, r, यानी मास का मल्टीपल और डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये किसके लिए होती है, चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, सेम टू सेम जैसे वहाँ होती है ग्रेविटी के अंदर, वैसे यहाँ पर है। बस फॉर्मूले में G की जगह क्या आएगा, M की जगह पे चार्ज आ जाएगा, बस ये। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई r, दोनों का मल्टीपल चार्ज का और नीचे डिस्टेंस। और सर चार्ज
इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज अपने पास है Q2। चार्ज कैसे निकालते हैं? कभी भी चार्ज निकालना हो तो जो भी न्यूक्लियस है, जो भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर लीजिए और उसको E से मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपका ये नंबर लिखा होता है नीचे, इसी को बोलते हैं अपना एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर है यही तो आपको शो करता है चार्ज, बस उसको E से मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर? Q1 इक्वल टू ये हो गया 2E। Q1 इक्वल टू में ये कितना हो गया 2E। ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या ले रखा है अपन ने यहाँ पे Z, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर Q2 इक्वल टू ZE। एटॉमिक नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल e। E क्या होता है अपने पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो E से मल्टीप्लाई करिए, आपका काम हो जाएगा। सही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी B इक्वल टू ये क्या बनेगा कि ये 2 आगे आ जाएगा 2kJ² अपॉन R0। हाँ सिंपल सा फॉर्मूला यार, 2 केजरीवाल दिल्ली के CM साहब बेचारे, 2kZ² मतलब केजरीवाल जी का स्क्वायर है एक तरह से, और नीचे डिस्टेंस है कितनी R0। तो चाहिए नहीं 2 केजरीवाल यार, पतला पतला था तो है, अकेला क्या करेगा। चलिए 2kZ² अपॉन कितना हो गया ये R0। कि इस पॉइंट पर एनर्जी है, ये इस पॉइंट पे। अब रूल्स क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन का? मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इस पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड सम ऑफ काइनेटिक। इधर पोटेंशियल एनर्जी प्लस में कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी। ऑलवेज एनर्जी क्या होती है पर्टिकुलर, किसका? इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि ये तो क्या होती है टोटल एनर्जी होती है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक टोटल। तो ये टोटल एनर्जी दोनों का सम कर दिया, टोटल एनर्जी दोनों का सम कर दिया। यहाँ पर रखिए वैल्यूज, यहाँ पर ये तो 0 है ही सही, और इसकी वैल्यू कितनी है 2kZ² मतलब 2 केजरीवाल का स्क्वायर। और इधर ये सब 0 हो ही गई, इधर क्या बचा अपने पास 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 mv²। ये निकालो तो कितना आ गया 2kZE², ये E है यहाँ पर, E² अपॉन में ये नीचे 1/2 mv²। तो 2 पर भी नहीं 2kZ², 2 केजरीवाल, नीचे कितनी है आदि मायावती। सही है बिल्कुल। आपने अगर देखा हो मायावती को, यूपी की CM थी पहले, काली सी मोटी सी थी, वो आदि वो थे और 2 केजरीवाल, 2 चाहिए आदि के लिए, तो 2 केजरीवाल अपॉन नीचे आदि मायावती का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, यू शुड बी रिमेंबर। सिंपल क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर तो जान निकाल देगा तुम्हारी, वहाँ पर कोलिजन घुस गया इसके अंदर। सही है ना, तो याद होना चाहिए कंसेप्ट, फॉर्मूले से काम ही चलेगा। अब अगर ढंग से देखें यहाँ पर तो R0 जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके V² के। बाकी सब तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है 9 × 10 की पावर ये होता है 9 न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम स्क्वायर। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ये m अपन जानते ही हैं, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। फिर इधर जाओगे Z, E की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। सही है, तो सब चीज़ें कौन सा K कांस्टेंट, Z कांस्टेंट डिपेंड करेगा कौन सा लिया है, M कांस्टेंट है, तो R0 प्रोपोर्शनल कितना हो गया 1/v²। अब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप करोगे जब, कई जगह तो क्या होगा आपको ये एनर्जी दी जाएगी, पूछा जाएगा R0, कई जगह क्या होगा ये कहा जाएगा सिंपल। इस पे क्वेश्चंस कम मिलते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आती है तो नहीं आते। सिंपल एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, स्पीड डबल कर दी, देन फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या होगा स्पीड को डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स। इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ v/2 रखोगे 2 पर निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। अच्छे क्वेश्चन में तो अपन जानते हैं कोलिजन कंसेप्ट घुसेगा तो जान निकाल देगा वो, फिर इलास्टिक कोलिजन वगैरह सब घुसा देगा उसके अंदर। वो करेंगे अपन क्वेश्चन कल परसों जो भी होगा धीरे धीरे। तो ये था क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। फॉर्मूला सिंपल है, ऊपर 2 केजरीवाल और नीचे आपको क्या रखनी है आदि मायावती रखनी है, और डिपेंड किस पे करती है केवल V² के ऊपर। सही है,
तो ये था रदरफोर्ड के अंदर ही था ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। छोटा सा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा यूज़फुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफ़ी काम में आता है ये, कंसेप्ट बहुत सारे हैं इसके ऊपर, इसलिए ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं, फिर कल से अपन जो नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं फिर बाद में।